अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रईस राशिद। हेलियन अकाउंट्स अकेडमी में खुश आमदीद। आज बेटा हम जो अकाउंटिंग का जो तीसरा चैप्टर है यानी जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस, उसका प्रैक्टिकल सवाल हल करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए और उसका अंदाज हमने कैसे करना है। तो यहाँ पर एक हम सपोज कर लेते हैं कि मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं एक लॉ प्रैक्टिस का आगाज़ करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं आपको एज ए अकाउंटेंट जो है अपने साथ अटैच करूँगा और साथ ही समझाऊंगा कि ये बेटा जो है आपने मेरे साथ रहना है और ये जो मेरे कैश मैटर्स हैं या बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं या जो मेरे प्रोफेशन की ट्रांजैक्शनें हैं वो आपने रिकॉर्ड करनी है, यानी उसका आपने हिसाब किताब रखना है। और ये भी बता दूंगा, ज़ाहिर है ये जो हमारा बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है, तो इसमें हम एसेट्स का भी लेन देन कर सकते हैं, उधार या नकद। सपोज करें एसेट्स कौन से हैं जो हमें ज़रूरत रहेगी, एक तो फर्नीचर है, ठीक है, और दूसरा ये है कि हमें कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी खरीदने पड़ेंगे, यानी पंखा लगाना पड़ेगा या कंप्यूटर या प्रिंटर वगैरह लेना पड़ेगा। इसके अलावा हमें कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे, चाहे नकद हों या उधार हों, ठीक है। मसलन स्टेशनरी आइटम लेनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा कोई हम अगर ऑफिस बनाते हैं तो उसका रेंट भी देना पड़ेगा और आपकी सैलरी वो भी ज़ाहिर है, ठीक है, एक इस बिजनेस में तो आपको जो है ना वो हमने देनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रेवेन्यू क्या होगा? हाँ, जो क्लाइंट्स को हम सर्विस अंजाम देंगे, यानी एज ए एडवोकेट में जो केस लड़ूंगा उसकी जो फीस आएगी वो फीस हमें एडवांस में मिल सकती है, या मैं केस लड़ूँ और बाद में मुझे एट द स्पॉट पेमेंट भी वसूल हो जाए, या इन फ्यूचर मुझे वसूली हो सकती है। अच्छा, इसी तरह चौथा जो लेन देन हो सकता है हमारी इस बिजनेस में वो ये कि कोई हम लोन ले सकते हैं, कर्जा यानी ऑब्टेन कर सकते हैं, या उसे उतार भी सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को यहाँ पर एज ए अकाउंटेंट फील करें और मैं आपको एज ए यानी जो हम प्रैक्टिकल सवाल करने लगे हैं एज ए एडवोकेट जो है, ठीक है, वो आपको मैं जरा समझाऊंगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि सवाल कैसा है और उसको फिर हमने जर्नल में अंदाज कैसे करना है, यानी आपने एज ए अकाउंटेंट उसका अंदाज जर्नल में उस ट्रांजैक्शन का कैसे करना है। तो पहले हम सवाल समझ लेते हैं क्या कि क्वेश्चन ये है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए जर्नल या जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, कि ये जो नीचे लेन देन दिया गया है उसको आपने जर्नल में दर्ज करना है। तो लेन देन हम देख लेते हैं, वो ये कि 1 जनवरी 2020 को मिस्टर रईस राशिद, सपोज कि मैं इन्वेस्टेड 50,000 फॉर लॉ प्रैक्टिस, ठीक है, तो लॉ प्रैक्टिस के लिए मैंने 50,000 की इन्वेस्टमेंट का अरेंज किया। ये तो एक पहला लेन देन जो इब्तदाई लेन देन हुआ। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? 5 जनवरी को परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कि हमने दफ्तर के लिए एक फर्नीचर खरीदा नकद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेन देन क्या? परचेज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, हमने कुछ बिजली की तनसीबात यानी कोई भी है, पंखा है या प्रिंटर है या स्कैनर है या कंप्यूटर है, वो हमने खरीदी, ठीक है, ऑन क्रेडिट बेस यानी उधार पर खरीदी 15,000 की। अच्छा, इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन भी हमारी हो सकती है क्या? परचेज स्टेशनरी आइटम फॉर 1,000 फॉर कैश, कि हमने स्टेशनरी आइटम खरीदी ऑफिस के इस्तेमाल के लिए, ठीक है, कितनी मालियत की? 1,000 रुपए की नकद। अच्छा, इसके बाद 15 तारीख को फिर क्या हुआ? रेंट ऑफ ऑफिस पेएबल, पेड नहीं पेएबल, यानी जो हमने बिल्डिंग किराए पर ली या जो ऑफिस बनाया उसका हमने किराया देना है, दिया नहीं है बल्कि इन फ्यूचर देना है। अच्छा, इसके बाद 18 तारीख को क्या हुआ? 18 जनवरी को सर्विस फीस रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट्स, कितना? 8,000 रुपए, कि हमने जो सर्विस अंजाम दी एज ए लॉ चैम्बर में जो हमने काम किया उसकी जो सर्विस फीस वसूल की, ठीक है, अपने क्लाइंट से, वो कितनी है? 8,000 रुपए। अच्छा, इसके बाद 20 तारीख को फिर क्या हुआ? सर्विस फीस रिसीवेबल, यानी हमने सर्विस तो अंजाम दे दी लेकिन क्लाइंट्स ने हमें अदायगी नहीं की, यानी हमने कमाई तो कर ली है, अर्निंग तो हमें हो गई है, लेकिन वो पैसे अभी काबिले वसूल हैं। कितनी रकम है बेटा? 5,000। अच्छा, इसके बाद सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, ये एंड में सैलरी की भी अदायगी होगी। अब सैलरी की अदायगी किसको करनी है? जो हमने अकाउंटेंट रखा है। सपोज करें कि आपको एंड में सैलरी भी दी गई, कितनी? 6,000 रुपए, ठीक है। तो आपने एज ए अकाउंटेंट ये जो मेरे बिजनेस की ट्रांजैक्शन थी उनका अंदाज
कैसे करना है। तो जब अंदराज करेंगे तो ज़ाहिर है मैटर सीक्रेट रखेंगे। उसके लिए हम दो कोड यूज करते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। तो कोई भी बिजनेस हो, सर्विस बिजनेस हो या ट्रेडिंग बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें 4 चीजों का हमेशा लेन देन होता है, नकद हो या उधार हो। ठीक है, वही चीज हमने पहले एनालाइज करके रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, देखना है कि इस लेन देन में एसेट्स कौन सा है, आया इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, या एक्सपेंसेस हैं तो वो कौन से हैं, या रेवेन्यू है तो वो, ठीक है, और या इक्विटीज कर्जे हैं तो वो आया इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो अब हम सवाल हल करते हैं। पहले देखेंगे, एनालाइज करेंगे ट्रांजैक्शन, फिर देखेंगे कि उस ट्रांजैक्शन में कौन सी चीज इन्वॉल्व है जो गिव एंड टेक हो रही है, जिसका हम लेन देन कर रहे हैं। तो आपने एज अकाउंटेंट, ठीक है, तो अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ओनर पॉइंट यानी मेरे हिसाब से आपने नहीं देखना। तो रिकॉर्डिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। पहली ट्रांजैक्शन जनवरी 1 को क्या मिस्टर रईस राशिद इन्वेस्टेड 50,000 फॉर लॉ प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप इस चैम्बर में एज अकाउंटेंट हैं, मैंने आपको सपोज कर रहे हैं कि 50,000 रुपए हवाले किए कि भाई इससे हमने अब ये अपना बिजनेस जो है वो चलाना है। तो अब आप फील करेंगे कि 50,000 मैंने किस मकसद के लिए दिया, किस मकसद के लिए दिया, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, और ये भी मैंने कहा कि मैं इसका हिसाब लूंगा। ठीक है, यानी आपने ये जो पैसा है इसका मुझे हिसाब भी देना है। तो इस गिव एंड टेक में क्या हो रही है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कैश इजाफा हो रहा है, आपके पास आ रहा है। ठीक है, और साथ ही ये वो रकम है जिससे मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, यानी इन्वेस्टमेंट है, यानी कैपिटल भी है। ठीक है, तो कैपिटल क्या है, इक्विटी। तो इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट बेटा इन्वॉल्व है, एक तो कैश है, दूसरा कैपिटल है। अब देखना है कि आया इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमें पता है कि एसेट और एक्सपेंसेस में इजाफा हो जाए तो हम डेबिट करते हैं और कमी हो जाए तो क्रेडिट करते हैं। जबकि रेवेन्यू और इक्विटीज में अगर इजाफा हो जाए तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और कमी हो जाए तो क्या करते हैं, डेबिट। तो ये जो हमने पहली ट्रांजेक्शन देखी जिसमें एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट की अमाउंट टू स्टार्ट ए बिजनेस, तो आप एज ए अकाउंटेंट देखेंगे कि कैश एसेट है, इजाफा हो रहा है तो आप इसे डेबिट करेंगे, और साथ ही कैपिटल भी इन्वॉल्व है, वो भी क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो कैपिटल क्या है हमारी, इक्विटी। तो इक्विटी में इजाफा हो जाए तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां पर इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है। तो जब ये ट्रांजैक्शन हम दर्ज करेंगे, पहले तो हम जर्नल बनाएंगे। ठीक है, अब जर्नल कैसे बनाएंगे, ये 5 कॉलमों पर मुश्तमिल परफॉर्मा। पहला कॉलम डेट का, ठीक है, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। तीसरा कॉलम पोस्ट डिफरेंस यानी हवाला नंबर, चौथा कॉलम डेबिट का और पांचवा क्रेडिट का। तो आपने एज अकाउंटेंट जब इस ट्रांजैक्शन को जर्नल में दर्ज करना है, डेट के कॉलम में डेट लिखनी है। कैसे लिखनी है, पहले महीना यानी जनवरी, ठीक है, ये एब्रिविएशन हमने यूज किया JAN, फिर हमने तारीख यानी 1 लिखी, फिर कामा लगाया, और साल को हमने 2020 ऊपर मेंशन किया। ठीक है, तो ये है डेट लिखने का तरीका, पहले महीना, फिर तारीख, फिर कामा लगा के साल को आपने ऊपर मेंशन करना है। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन में कैश और कैपिटल दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। कैश हमारा एसेट है, ठीक है, इजाफा हो रहा है तो क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। तो उस एसेट का नाम लिख लेंगे कैश। ठीक है, कितनी रकम है जी, 50,000 रुपए, ये हमने डेबिट की। ठीक है, और साथ ही कैपिटल भी इन्वॉल्व है, गिव एंड टेक यानी लेन देन में एक चीज अगर डेबिट होगी उतनी वैल्यू की और चीज लाजमी क्रेडिट होगी, वो कुछ कोई भी हो सकती है इन चारों में से। वो क्या है जी, कैपिटल। अब जो चीज क्रेडिट है वो हमने दूसरी लाइन में लिखना होता है, लेकिन थोड़ा सा फासला, तो या आपने थोड़ा सा फासला देना है, यानी कैपिटल अकाउंट। तो जो चीज क्रेडिट हो उसके साथ लफ्ज टू भी लगा सकते हैं या खाली कैपिटल अकाउंट लिख लें। ठीक है, हाँ, जो इन्वेस्टर है उसका नाम भी साफ लिख सकते हैं डैश लगाकर, यानी राशिद। इसके बाद उसकी रकम जो है 50,000 रुपए, ये उसके सामने आप क्रेडिट के कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद तीसरी लाइन में हमने क्या करना होता है, इस ट्रांजैक्शन को हमने नरेट करना है, यानी मुख्तसर बयान कर देना है। तो क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आप बेटा तीसरी लाइन में लिखेंगे।
बिजनेस विद कैश या टू रिकॉर्ड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर। ठीक है, इसके बाद आपने इस ट्रांजैक्शन को, ठीक है, क्लोज करना है तो पूरी लकीर नहीं लगाएंगे बल्कि पर्टिकुलर्स के कॉलम में जो है ये आपने क्लोजिंग करनी है। सारी लकीर उस पर लगाते हैं जब सारी ट्रांजैक्शन दर्ज कर लें, जर्नलाइज को फाइनल कर लें। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ एंट्री को अभी मुकम्मल कर रहे हैं तो यहां पर सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक लकीर लगा देंगे। तो ये हमने क्या किया, एंट्री पास की। क्या किया, एंट्री पास की, यानी एंट्री को रिकॉर्ड किया, या इस ट्रांजैक्शन को हमने क्या किया, जर्नलाइज किया। ठीक है, अब हम दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं जिसमें 5 जनवरी को परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब आपके पास एज अकाउंटेंट 50,000 थे शुरू में, तो अब आपको कहा गया कि भाई फर्नीचर खरीद लें। ठीक है, नकद, तो ये भी लेन देन एज अकाउंटेंट आपको करना पड़ेगा। क्या करेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे और उसके बदले में पैसे देंगे। तो यहां पर भी 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। फर्नीचर एसेट है क्योंकि परमानेंट यूज के लिए हम खरीद रहे हैं, और कैश ये भी एसेट है। ठीक है, तो एक एसेट में इजाफा हो रहा है और दूसरे एसेट में कमी हो रही है। तो इस लेन देन में दोनों एसेट इन्वॉल्व हैं, जो गिव एंड टेक हो रही है, इसमें एक एसेट में इजाफा और दूसरे एसेट में कमी हो रही है। तो तमाम एसेट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और इक्विटीज को अपने नाम से हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो जिस एसेट में इजाफा हो रहा है यानी फर्नीचर, वो हम डेबिट कर देंगे। डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे बेटा, ये 5 तारीख, बार बार जनवरी लिखने की जरूरत नहीं है, ये डॉट लगा देंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये बेटा रकम है 10,000 रुपए। अब हमने ये फर्नीचर क्योंकि नकद खरीदा तो कैश में कमी हो गई, कैश भी हमारा एसेट है, एसेट में कमी हो जाए तो क्या करते हैं, क्रेडिट। और जो चीज या जो अकाउंट क्रेडिट हो वो जरा हम फासले के साथ लिखते हैं, यानी कैश क्रेडिट। ये जरा मैं आगे करके लिखूंगा और कैश की रकम क्रेडिट के कॉलम में 10,000 लिख दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने इस ट्रांजैक्शन को, ये जो हमने एंट्री की है, इसे नरेट करेंगे, मुख्तसर बयान करेंगे। क्या, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, ये मैं नरेशन कर दूंगा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इसके बाद इस ट्रांजैक्शन को भी हमने एंट्री पास जब कर ली है तो ये क्लोज करेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम में आपने लकीर लगा देनी है। ठीक है। अच्छा, अब हम तीसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं जिसमें वो कह रहे हैं परचेज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट बेस। यानी एज ए अकाउंटेंट आपने जो 50,000 शुरू में आपको दिया गया था, ठीक है, तो ये हमने प्लान किया कि हमने कुछ पंखा वगैरह या कोई भी बिजली की कोई भी चीज़, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, वो हमने खरीदा लेकिन उधार पर। अब इस लेन देन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में इजाफा आ रहा है ना, हमारे चैम्बर में, हमारे बिजनेस में आ रहा है। और कैश, अगर नकद खरीदते तो कैश चला जाता, लेकिन हमने उधार खरीदा है जिसके पैसे हमें बाद में देने पड़ेंगे। तो ये लेन देन क्योंकि उधार है, एसेट्स में इजाफा हो रहा है, तो जिस एसेट में इजाफा हो रहा है उसे आप डेबिट कर दें। डेट के कॉलम में बेटा आप डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट डेबिट, इलेक्ट्रिक, ये हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है। हाँ, अगर नकद खरीदते तो कैश में कमी कर देते, कैश को क्रेडिट कर देते, लेकिन हमने उधार खरीदा है तो इन फ्यूचर हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसे अफराद जिनको हमें इन फ्यूचर अदायगी करनी पड़े उनको क्रेडिटर कहते हैं, इनको अकाउंट पेबल भी कहते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट पेबल हमारे क्या है, इक्विटीज। तो इक्विटीज में इजाफा हो जाए क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और ये बेटा रकम है हमारे पास 15,000। 15,000 हमने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खरीदे, इजाफा हो गया डेबिट, लेकिन ये उधार पर खरीदे तो अकाउंट पेबल में भी इजाफा हो गया जिसे हमने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद तीसरी लाइन में हमने नरेशन कर देनी है। क्या, परचेज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट बेस। परचेज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने उधार पर असासा खरीदा। ये हमने तीसरी एंट्री को दर्ज किया।
यानी तीसरी एंट्री पास की। तो टोटल ट्रांजैक्शन कितनी है? 5, तो 3 हमारी हो गई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 12 तारीख को क्या हुआ कि परचेज स्टेशनरी आइटम 1000 फॉर कैश। अब एज ए अकाउंटेंट आपने जब इसको रिकॉर्ड करना है तो देखना है, पहले एनालाइज करेंगे। स्टेशनरी आइटम बार बार खरीदनी पड़ेगी हमें, ठीक है, और ये हम खरीद रहे हैं नग, तो क्या होगा, एक तो हमारे चैम्बर के खर्चे में इजाफा हो जाएगा, यानी एक्सपेंसेस में इजाफा। तो स्टेशनरी हमारा क्या है? एक्सपेंसेस। हाँ, कैश में कमी हो जाएगी, और कैश क्या है हमारा? वो है एसेट। तो इस ट्रांजैक्शन में एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है और कैश में कमी हो रही है, यानी खर्चों में इजाफा हो रहा है और एसेट में कमी हो रही है। तो खर्चों में इजाफा हो जाए हम क्या करते हैं? डेबिट, यानी इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस क्या करते हैं हम? डेबिट। तो यहां पर जो एक्सपेंसेस है उसका नाम हम लिखते हैं क्या? स्टेशनरी डेबिट, और कैश जो है हमसे जा रहा है, ठीक है, कमी हो रही है तो इसे क्रेडिट कर देंगे। ये बेटा अमाउंट है 1000 रुपए, ये हमने स्टेशनरी आइटम खरीदी ना। और यहां पर भी आप नरेशन कर देंगे, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। इसके बाद ये जब हमने एंट्री पास कर ली है, इसे आपने क्लोज करना है, सिर्फ पर्टिकुलर के कॉलम में लकीर लगानी है, और डेट के कॉलम में डेट लिखनी है बेटा 12 जनवरी को, ठीक है। तो हमारी कितनी एंट्रियां हो गई? 1 2 3 4 एंट्रियां हमने कर। अच्छा, इसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं एक और ट्रांजैक्शन, रेंट ऑफ ऑफिस पेएबल, ठीक है। जो हमने चैम्बर यानी बिल्डिंग या ऑफिस बनाया है उसका ज़ाहिर किराया तो देना है, अगर नकद दे दें तो खर्चे में इजाफा और कैश में कमी, लेकिन हमने प्रॉमिस किया है कि इन फ्यूचर टाइम दे देंगे, यानी दफ्तर तो हम यूज कर रहे हैं लेकिन उसका हमने जो पेमेंट है वो इन फ्यूचर टाइम देनी है। तो इस लेन देन में क्या हुआ? एक्सपेंसेस में इजाफा, ठीक है, यानी रेंट में इजाफा, रेंट हमारा खर्चा है, खर्चों में इजाफा हो जाए तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो यहां पर एंट्री जब करेंगे रेंट डेबिट, ठीक है, नकद पैसे दे देते हैं तो कैश में कमी हो जाती, क्रेडिट, लेकिन हमने इन फ्यूचर देना है तो यहां पर ऐसे अफराद जिनको इन फ्यूचर अदायगी करनी हो, अकाउंट पेएबल होते हैं। अकाउंट पेएबल क्या है? हमारे इक्विटीज। तो यहां पर अकाउंट पेएबल भी क्रेडिट कर सकते हैं या रेंट पेएबल भी क्रेडिट कर सकते हैं। तो हम अकाउंट पेएबल लिख लेते हैं। तो एंट्री क्या होगी? रेंट डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। ये अमाउंट है बेटा 3000 रुपए जो हमने किराए की मद में इन फ्यूचर देना है। तो इस एंट्री की भी हमने नरेशन कर देनी है क्या? टू रिकॉर्ड दी रेंट ड्यू, ठीक है। रेंट ड्यू या ओवेन या एरियर या आउटस्टैंडिंग या पेएबल, ठीक है। तो ये डेट हम डालेंगे 15 जनवरी, ठीक है। इसके बाद जनाब हमने क्लोज कर दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं एक और एंट्री, एसेट्स का भी लेन देन कर लिया, नकद और उधार, फिर एक्सपेंसेस का भी लेन देन कर लिया, कुछ खर्चे नकद दिए कुछ उधार। तो इसके बाद यानी पहले हमने एक चैम्बर को बनाया, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, बनाया, और फिर हमने बिजनेस को चलाया। तो बनाने के लिए एसेट्स का लेन देन, चलाने के लिए खर्चे किए, ज़ाहिर है अब इसके बाद हमें रिवार्ड तो मिलेगा, किस सूरत में मिलेगा? प्रॉफिट। अगर हमने सही चलाया है, ठीक है, अपने चैम्बर को, तो हमें क्या होगा? आमदनी होगी। हाँ, अगर हम गलत तरीके से चलाएं तो ज़ाहिर लॉस होगा। तो यहां पर जब हमारा यानी लॉ प्रैक्टिस हमारी शुरू हो गई तो सर्विस फीस रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट्स 18 तारीख को, ठीक है, हमने क्लाइंट से सर्विस फीस वसूल की 8000 रुपए। अब इस लेन देन में क्या हुआ है? एज ए अकाउंटेंट आपने कैसे एनालाइज करना है? एक तो कैश आपके पास आएगा, ये चैम्बर का पैसा है, ये आपके पास आएगा कैश कितना? 8000। लेकिन ये किस मद में आया है? ये है बेटा आमदनी की रकम, यानी हमें रेवेन्यू हुआ है, हमारे इस बिजनेस में क्या हुआ है? सर्विस फीस हमने अर्न की है, ये रेवेन्यू। और रेवेन्यू या इनकम इजाफा हो जाए हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो
तो यहाँ पर गिव एंड टेक जो हुई वो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक तो कैश है जो एसेट है, इजाफा हो रहा है, हम डेबिट कर देंगे, और रेवेन्यू ये हमारी इनकम है, इजाफा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आपने अपने हिसाब से देखना है एज अकाउंटेंट। तो इस ट्रांजैक्शन में जनाब ये डेट डालेंगे 18 तारीख, कैश हमारा एसेट है, इजाफा हो रहा है, डेबिट कर देंगे 8,000 रुपए, और सर्विस फीस क्रेडिट करेंगे, सर्विस फीस ये 8,000। और इसके बाद जनाब हमने इसकी नरेशन कर देनी है, क्या, कैश रिसीव या सर्विस फीस रिसीव, या टू रिकॉर्ड द सर्विस फीस रिसीव, सर्विस फीस रिसीव। इसके बाद हमने इस एंट्री को क्लोज कर देना है। इसके बाद जनाब 20 तारीख को देखें, एक और ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, क्या कि सर्विस फीस रिसीवेबल। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि हमने काम किया, सर्विस फराहम की, लेकिन पैसे हमें वसूल इन फ्यूचर होने हैं, ठीक है। तो इस लेन देन में क्या हुआ, आमदनी में तो इजाफा हो गया लेकिन पैसे नहीं आए, पैसे हमने इन फ्यूचर लेने हैं। तो ऐसे अफराद जिनसे हमने वसूलियां करनी हो वो हमारे क्या होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। और अकाउंट रिसीवेबल हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल जिनको डेटर भी कहते हैं, तो यहाँ पर इस लेन देन में क्या हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा यानी एसेट्स में इजाफा, और सर्विस फीस हमने वसूल की है तो आमदनी में भी इजाफा। तो एसेट में इजाफा हो रहा है और रेवेन्यू में भी इजाफा हो रहा है। तो एसेट में इजाफा हो जाए हम डेबिट करते हैं, और रेवेन्यू में इजाफा हो जाए तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां पर हम जब एंट्री करेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सर्विस फीस क्रेडिट कर देंगे, ये बेटा अमाउंट बनती है 5,000 रुपए। और यहां पर भी हम नरेशन कर देंगे, टू रिकॉर्ड द सर्विस फीस एक्रूड या सर्विस फीस रिसीवेबल, सर्विस फी रिसीव। इसके बाद ये हमने क्लोज कर देना है। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं 30 तारीख। अब सैलरी देनी है, किसने देनी है, चैम्बर ने देनी है, किसको, अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट कौन है, आप। तो यानी आपने एज अकाउंटेंट अपने आप को सैलरी देनी है, ठीक है। तो इस लेन देन में क्या हो रहा है, एक तो चैम्बर का ये खर्चा है, हमारे ऑफिस का ये खर्चा है, ठीक है, हर महीने आपको देनी पड़ेगी। तो जो पेमेंट हर महीने करनी पड़े वो क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो यहाँ पर खर्चे में इजाफा, खर्चा क्या है, सैलरी, और पैसे जा रहे हैं यानी चैम्बर से पैसे निकल के आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपने जब सैलरी उठानी है तो एज ए अकाउंटेंट आपने जब लेन देन करने हैं तो सैलरी यानी खर्चा है, इजाफा हो रहा है, आप डेबिट करेंगे, और कैश इस चैम्बर से जा रहा है, ये और बात है आपके पास आ रहा है, लेकिन इस चैम्बर से आपने, ठीक है, पैसा उठाकर अपनी जेब में रख लिया, ठीक है, यानी आपने सैलरी वसूल की। यानी एज ए अकाउंटेंट आपने जब अंदराज करना है तो क्या, सैलरी डेबिट, क्योंकि खर्चे में इजाफा हो जाए हम क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है, और कैश जो है वो क्रेडिट कर देंगे। ये अमाउंट बेटा बनती है 6,000 रुपए, और नरेशन करेंगे टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ सैलरी, और ये डेट के कॉलम में हम डेट डालेंगे, टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ सैलरी, ठीक। अब ये हमारी एंट्रियां सारी खत्म हो गई हैं, तो इस जर्नल को सारा क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। ये सारी लकीर आपने लगा दी। अच्छा, यहां पर ये भी हो सकता था कि मैं एज ए एडवोकेट आपको रिक्वेस्ट करता कि भाई ठीक है आपने काम सर अंजाम दिया, लेकिन तनख्वाह खैर है आप अगले महीने ले लेना, यानी आपसे मैंने सर्विस तो ले ली लेकिन पेमेंट मैंने नहीं की। तो फिर क्या होती, सैलरी पेएबल टू अकाउंटेंट, ट्रांजैक्शन क्या होती, सैलरी पेएबल टू अकाउंटेंट, यानी महीने के एंड में हमने सैलरी अभी देनी है, दे नहीं रहे, देनी है। तो इस लेन देन में क्या होता, फिर
खर्चों में तो इजाफा हो जाता, ज़ाहिर है आपने सर्विस प्रोवाइड कर ली, ठीक है, तो ये अपना सैलरी तो आपकी बन गई, लेकिन पेमेंट हमने इन फ्यूचर करनी है तो हम क्या एंट्री करते हैं फिर, सैलरी डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। अकाउंट पेबल यानी उस बंदे का नाम जो आप एज ए अकाउंटेंट हैं उसका आपका पर्सनल अकाउंट भी लिख सकते हैं, वो क्रेडिट या अकाउंट पेबल क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है जी, अब समझ आ गई कि जब भी हम किसी कारोबारी लेन देन को दर्ज करेंगे आपने एज ए अकाउंटेंट अपने आप को फील करना है और देखना है कि कोई भी बिजनेस हो उसमें सिर्फ एसेट्स, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू और इक्विटीज का ही लेन देन होता है। ये और बात है वो लेन देन नकद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। तो उसके रूल्स क्या हैं, रिकॉर्ड करने से पहले आप ये जायजा करेंगे कि ये जायजा लेंगे कि आया वो जो लेन देन है आया उसमें एसेट्स कौन से इन्वॉल्व हैं जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, हाँ एक्सपेंसेस कौन से हैं जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, वो रेवेन्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है और इक्विटीज यानी कर्जों में भी इजाफा या कमी हो सकती है। इसके बाद आपने रिकॉर्डिंग करनी है, यानी पहले ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके फिर रिकॉर्ड करना है। इस अमल को क्या कहते हैं, एंट्री पास करना या जर्नलाइज करना या कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना जर्नल में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किसी ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है, उसमें हमने ट्रांजैक्शनों का अंदाज जर्नल में कैसे करना है। थैंक यू।